क्या रहे अपन पढ़ रहे मध्यकालीन भारत, है ना। मध्यकालीन भारत अपन पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत स्टार्ट हुआ था 712 ईस्वी से, तो कब तक चलता है भी 1857 तक। अगर पूछे भी मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है? मोहम्मद बिन कासिम। तो क्या भारत पर देखो तो भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत कैसे होती है? तो क्या मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है भारत पर अरबों के आक्रमण से, ठीक है। तो भारत पर पहला अरबों के द्वारा पहला सफर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ये पढ़ा था अपन ने। और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में का विजय प्राप्त करी थी, सिंध पर विजय प्राप्त करी थी, और उस समय जो सिंध का शासक था वह दाहिर था, ये देखा था, है ना। इसके बाद पढ़ा था भी अपन ने कौन सा साम्राज्य पढ़ा था, इसके बाद दिखाया था मैंने आपको गजनवी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य पढ़ा था? गजनवी साम्राज्य। कौन कौन आया था क्या गजनवी साम्राज्य? तो गलतगिन जो था ये गजनवी साम्राज्य का संस्थापक, गलतगिन के बाद कौन आया? फिरिदगिन आया था। उसके समय में क्या हुआ था? तो उसी के शासनकाल में भारत पर पहली बार आक्रमण हुआ था, ये बताया था फिरिदगिन के शासनकाल में। और उसके बाद सुबुक्तगिन, कौन था ये? गलतगिन का गुलाम और दामाद था ये, है ना, ये ध्यान रखना, ये पढ़ा था। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आता है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी कौन था? तो महमूद गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था, और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करे थे। पहला आक्रमण कब करा था ये बताया तो मैंने आपको। चर्चिल आक्रमण कौन सा था? अंतिम आक्रमण कौन सा था? इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? किन्ने ने कौन सी रचना करी? तारीख यामीनी की रचना किसने करी है? शाहनामा किसने लिखा है? किताबुल हिंद, तहकीकात हिंद, इसकी रचना किसने करी? ये चीज बता दी थी। तो सब दिमाग में जाना चाहिए, इतनी बार बताने मतलब यही है ना, ये जरा दिमाग में चीजें चलती रहनी चाहिए, क्या कैसी अपने पढ़ी थी। इसके बाद दिखाया था कि शासक को मुक्ति भंजक या बुशशिकन के नाम से आता है। महमूद गजनवी का संबंध किस वंश से? यामिनी वंश का था। पहला तो उसका सरदार था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। बस यही क्वेश्चन घुमा फिरा के इनको लेना, ठीक है। गजनवी साम्राज्य के बाद अगला साम्राज्य पर ने पढ़ा था कौन सा? गौर साम्राज्य, ये पढ़ा था। हाँ, गौर साम्राज्य जो है इसकी शुरुआत कब होती है? 1173 में, है ना, और 1206 तक जाता है, सही है। गौर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी था। 1173 में मोहम्मद गोरी, शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा था, ये बताया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण करा था 1175 में, मुल्तान के विरुद्ध करा था। मुल्तान में करमाती शासक के विरुद्ध पहला आक्रमण हुआ था। इसका दूसरा आक्रमण हुआ था 1171 में, जो गुजरात पर आक्रमण करा था। कहां आक्रमण करा था इसने? गुजरात पर आक्रमण करने गया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय। भीम प्रथम तो भैया मोहम्मद गजनवी के समय में था, जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, बताया था। अब गौर मोहम्मद गोरी आक्रमण करने गया था 1177 में गुजरात में। अब युद्ध होता है, तो इस युद्ध में मोहम्मद जो भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय ने क्या करा था? मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित करा था। जो गोरी की भारत में पहली हार थी, तो क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था। भीम द्वितीय कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि मोहम्मद गोरी जो था वो अपनी जान बचाकर भगा, ठीक है। कहां से भी? गुजरात से आ गया। अब ये दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बना, ठीक है। तो फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण करने की योजना बनाता है दिल्ली पर। अब जब दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन कर रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है? तो फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य दो युद्ध होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, जो गोरी की भारत में दूसरी हार थी। गोरी को भारत में पहले भीम प्रथम ने हराया था, फिर दूसरी बार मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया था। जो पृथ्वीराज चौहान वंश के अंतिम शासक थे, जो मोहम्मद गोरी से क्या होता पराजित हुए। फिर इसमें मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? जयचंद्र ने दिया था। तो फिर वापस 1194 में चंदावरा का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या हो जाता है कि इस युद्ध में जो जयचंद्र था उसकी हत्या कर दी जाती है, और जयचंद्र का संबंध राठौड़ वंश का, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था जो मोहम्मद गोरी से युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद्र, है ना, ये बताया था। और इसी के साथ ध्यान रखना कि 1206 में जो है किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो किसकी मृत्यु के बाद भी दिल्ली सल्तनत शुरू होता है? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी जो था, इसने भारत में जो भी अपने प्रदेश जीते हुए थे, ये मान लो कि मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गोरी तो भारत में नहीं था, अफगानिस्तान जो क्षेत्र पे वहां का शासक था। इसने क्या करा था? इनका भारत आने का उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया था, भारत की धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो मोहम्मद गोरी ने जो भी भारत में अपने प्रदेश जीते थे, या जो भी अपने अलग अलग प्रदेश जीते थे, वहां पे गुलाम बिठाता था। सही है। तो अगर यहाँ क्षेत्र है तो ये इसने मोहम्मद गोरी का कोई क्षेत्र जीता, तो यहाँ का कोई गुलाम है, यहाँ का कोई गुलाम, ऐसे गुलाम होता है ना। तो वैसे जो दिल्ली का आस पड़ोस का जो क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने जीता था पृथ्वीराज चौहान तृतीय से,
तो दिल्ली के आस पड़ोस के क्षेत्र में भी इसने गुलाम बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब फिर मैंने बताया था कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो मोहम्मद गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और उत्तराधिकारी नहीं था तो क्या होता है कि जो भी मोहम्मद गोरी के गुलाम होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का बंटवारा कर लेते हैं, है ना। तो उसी में से जो दिल्ली के आस पड़ोस का जो क्षेत्र था ये किसके अधीन आया? तो ये आया भी कुतुबुद्दीन ऐबक के। और यहीं से क्या शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है गुलाम, यहीं से होता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से होती है? तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से और 1526 तक चलता है पढ़ा है। क्योंकि अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से क्यों हुई है, क्योंकि भैया 1206 में किसकी मृत्यु हुई थी? 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु। ठीक है, क्लियर। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के साथ ही क्या शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत होता है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने वंश जो पढ़ा था वो आया था गुलाम वंश। कौन सा वंश पढ़ा सबसे पहले हमने? गुलाम वंश। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा गुलाम वंश का नाम गुलाम वंशी क्यों पड़ा? तो ये गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश इसलिए पड़ा था क्योंकि जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो उसने अपने को वास्तविक शासक नहीं कहा, उसने कहा कि मैं तो गुलाम हूं, किसका? मोहम्मद गोरी का। इसलिए इसने गुलाम के नाम से क्या करता था? गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन पड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। आ गया समझ में? इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। अजमेर में अलीदीन का झोपड़ा बनाया था। जो एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था उसका निर्माण विद्यालय चतुर्थ चौहान ने कराया था, है ना। ये देखा था। और इसी जो संस्कृत विद्यालय था ये इसी में एक खेली खेली नाटक जो है कि उसके अंश मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि ये पहले जो मस्जिद है ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ये बताया था। इसके बाद इसको लाख बख्श की उपाधि मिली थी, कुरान खवा की उपाधि मिली हुई थी। इसका सेना नायक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा था। ये चीजें भी यही आती है ना इधर रखना। 1210 में पोलो या चुगाल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका पुत्र बना आराम शाह, अयोध्या राजा घोषित हुआ। ठीक है, तो लाहौर की जनता ने विरोध करा। फिर अगला शासक था इल्तुतमिश, 1211 से 1233 था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम दामाद था, है ना। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कौन कौन से इसमें कार्य करे थे ये बता दिया मैंने आपको। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूर्ण करवाया था। शुद्ध अरबी सिक्का जारी करा था। 40 शक्तिशाली गुलामों का संगठन बनाया था। इसको तुर्कान ने चहलगान के नाम से बनाया था, है ना। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी थी, सेवा के बदले में जमीन देता था, है ना। ये बताया था। राजधानी के लाहौर से दिल्ली लिया, सही है। तो ये सब चीजें पहले ना दी, है ना। ये सब किसके शासनकाल की थी? इल्तुतमिश के शासनकाल की थी। इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद मैंने बताया था ये कौन आई थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना, उसके बाद बहराम शाह के बाद दिखाया था अलाउद्दीन आलम शाह, खाली नाम लेना नासुद्दीन महमूद शाह। फिर आता है इंपोर्टेंट नाम बलबन। तो बलबन जो था गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। और बलबन कौन था? तो इल्तुतमिश के 40 शक्तिशाली गुलामों में से एक था। और इसको भी गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है, ना। इसने क्या क्या कार्य करे थे? तो इसने 40 गुलामों का जो संगठन था तुर्कान ने चहलगान का विनाश करा था। लोह एवं नृत्य नीति अपनाई थी। पारसी रीति रिवाज पर आधारित पारसी रीति रिवाज पर नवरोज उत्सव की शुरुआत करी थी। पेबोस प्रथा, सीधा प्रथा की शुरुआत इसने करी थी। इसी के शासनकाल से प्रसिद्ध कवि उर्दू शायर अमीर खुसरो सबसे पहले इसी के समय में दिल्ली आए थे। सही है, इसने जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी। इस तरीके से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है केकुबाद आता है शमसुद्दीन केमूस। केमूस कौन था? भी है जो दिल्ली गुलाम वंश का अंतिम शासक। पहला शासक कौन है? भी कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक था शमसुद्दीन केमूस। उसके बाद हमने पढ़ा था खिलजी वंश। कौन सा वंश पढ़ा था? पढ़ाया था लास्ट में, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक। हो गया क्लियर? खिलजी वंश ने केवल 30 साल तक शासन करा। कितने साल तक? तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस वंश का शासन रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक जो शासन करा था खिलजी वंश ने करा था, केवल 30 साल तक, 1290 से 1320 तक। हो गया क्लियर? ये ध्यान। इसके बाद क्या रहता है कि दिल्ली जो खिलजी वंश था इसमें मैंने आपको 4 नाम बताया थे। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी आता है सबसे पहला शासक, जो 1290 से 1296 तक था, है ना। ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है कि अलाउद्दीन खिलजी, सबसे इंपॉर्टेंट शासन काल था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूरा पढ़ा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 1296 से 1314 तक था, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले भी खिलजी वंश में सबसे लंबे समय तक इन्हें शासन करा तो अलाउद्दीन खिलजी ने, या पूछ ले भी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी था। क्या क्या कार्य करे थे? तो पहला शासक जिसने स्थायी सेना बनाई थी, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करा था, भजन नेत्र प्रणाली की शुरुआत की थी, घोड़ा दागने की प्रथा, होलिया पढ़ने की प्रथा, सब चीजें बताई थी, है ना। इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशाह की बात कर रहे थे। हो गया क्लियर? ये चीज बताई थी। इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है कि दूसरा सिकंदर जिसको कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। सिकंदर सानी कहते हैं। ये चीजें पढ़ी थी।
इसके बाद नाम बताया था मुबारक शाह खिलजी आता है, अगला कौन आता है? मुबारक शाह खिलजी, है ना। तो मुबारक शाह खिलजी में तो मैंने खाली दो चीजें बताई थी कि भाई मुबारक शाह खिलजी जो था इसमें केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि जो मुबारक शाह खिलजी था, है ना, ये पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित करा था और मानसिक रूप से कैसा था कि अस्वस्थ था, ये बताया था। और इसी का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, इसी का सेनापति था जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो खान। नासिरुद्दीन, इसी का सेनापति था नासिरुद्दीन खुसरो खान, है ना, नासिरुद्दीन खुसरो खान, इसी का सेनापति था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि मुबारक शाह खिलजी का सेनापति कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो खान था। अब ये मानसिक रूप से भी थोड़ा डिस्टर्ब था, तो इसका जो सेनापति था इसी ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो आता है कि क्या मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? तो उसी के सेनापति नासिरुद्दीन खुसरो खान के द्वारा कर दी गई थी। और अगला शासक कौन बनता है? तो अगला शासक जो है वो खुद ही बनता है नासिरुद्दीन खुसरो खान। अगला शासक कौन बनता है? तो अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन खुसरो खान। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गया क्लियर? ये बताया था 1318 से 1320 तक रहा था। फिर मैंने आपको बताया था कि नासिरुद्दीन खुसरो खान कौन था? तो नासिरुद्दीन खुसरो खान जो था मुबारक शाह खिलजी का सेनापति था, है ना। फिर मैंने बताया था नासिरुद्दीन खुसरो खान जो था ये जन्मजात से हिंदू था, बाद में मुस्लिम बना था। ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो जन्मजात से तो हिंदू था लेकिन बाद में मुस्लिम बना था? नासिरुद्दीन खुसरो खान। ये ऐसा कौन सा शासक था जिसका संबंध खिलजी वंश से नहीं था? तो ये ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी है, मुबारक शाह खिलजी भी खिलजी है, लेकिन खिलजी नहीं था। इन्हें शासन भले करा है खिलजी वंश में, लेकिन इसका संबंध खिलजी वंश से नहीं था। लेकिन क्वेश्चन आता है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर सही है, नासिरुद्दीन को शासन तो करा ना। लेकिन क्वेश्चन आया खिलजी वंश का भी अंतिम शासक कौन था जिसका संबंध खिलजियों से था? मुबारक शाह खिलजी, ये खिलजियों से था। आगे लॉजिक समझने, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं वही चीज है। तो ये अपन ने पढ़ा था खिलजी वंश, है ना, ये ध्यान रखना। हो गया क्लियर? चलो, अब खिलजी वंश के बाद अपन पढ़ रहे थे कि लास्ट में तीसरा जो वंश था खिलजी वंश के बाद आता है अगला तुगलक वंश। कौन सा वंश पढ़ रहे थे? तुगलक वंश। 1320 से शुरू होता है तुगलक वंश, 1414 तक चलता है। हो गया क्लियर? और तुगलक वंश जो था ये इसने केवल इसने 94 ईयर तक, कितने साल तक शासन करा है? 94 साल तक शासन करा है। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस वंश का शासन रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक ये किसने शासन करा था? तुगलक वंश ने, 94 साल तक। सबसे कम पूछ ले तो खिलजी वंश ने। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक और सबसे कम समय तक किस वंश का शासन रहा था? तो क्या सबसे अधिक पूछ ले तो तुगलक वंश, सबसे कम पूछ ले तो खिलजी वंश, 30 साल। आ गया समझ में? चलो, अब इसमें पढ़ा था अपन ने, सबसे पहले तुगलक वंश स्टार्ट करा था। तुगलक वंश में एक नाम आता है, इसका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम आता है? गाजी मलिक। गाजी मलिक आया था भैया 1320 में, 1325 तक रहता है। हो गया क्लियर? गाजी मलिक 1320 में आया था, 1325 तक रहता है। क्या बताया था मैंने? तो ये बताया था कि सुन लेना जिसे आ जाए गाजी मलिक। तो क्या ध्यान रखना है कि गाजी मलिक कौन था? तो गाजी मलिक जो था ये गाजी मलिक जो था ये तुगलक वंश का संस्थापक था। और 1320 में जो गाजी मलिक था ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था, शासक बना था, ये बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि जो गाजी मलिक था इसके समय में इसने क्या क्या कार्य करे थे। तो गाजी मलिक के समय के कार्य मैंने आपको बताए थे कि भैया इसने पहला शासक था। तो क्वेश्चन आता जो पहला शासक वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही, है ना, कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने, ठीक है, सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण कराया? तो भैया कुओं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन है? तो कुओं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। हो गया क्लियर? तो कुओं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, ये बताया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर, किस शासक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक नए नगर तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी थी? तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी किसने करी थी? तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। और इसी तुगलकाबाद नगर में इसने रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, इसको 56 कोट के नाम से जानता है। तो क्वेश्चन आता है कि तुगलकाबाद नगर में रोमन शैली में जो एक दुर्ग है जिसका नाम है, दुर्ग को किला भी कहते हैं, फोर्ट भी कहते हैं, है ना, तो ध्यान रखना। तो रोमन शैली में जो दुर्ग का निर्माण कराया था, जो 56 कोट का दुर्ग का है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भी है गयासुद्दीन तुगलक के गाजी मलिक। एक ही नाम है, गाजी मलिक क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है क्लियर? तो गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक दोनों नाम कैसे हैं? दोनों एक ही नाम है। ठीक है क्लियर? गाजी मलिक के नाम गयासुद्दीन तुगलक, तो कहीं गाजी मलिक की जगह गयासुद्दीन तुगलक आ जाए तो गलत है क्या? भी है, व्यक्ति का घर पे नाम अलग है, स्कूल में नाम अलग है, तो व्यक्ति अलग थोड़ी ना हो गया। सही है? जब घर में नाम ये था, स्कूल में लेगा उसको, ठीक है, और किसी भी इसका नाम ये होता है तो वही नाम है भी, है ना। जब स्कूल में लेगा तो नाम ये रख दिया, तो वही था कि जब शासक बना तो वही नाम रख दिया। तो दोनों नाम एक ही, गाजी मलिक बोलो या गयासुद्दीन तुगलक बोलो, दोनों एक ही नाम
आ गया समझ में? ये देना हो गया। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी थी रोमन शैली में, इसने क्या करा था, यहीं पर दुर्ग बनाया था, इसको छप्पन कोट के नाम से जाता है, ये क्वेश्चन बताया। इसके बाद मैंने बताया था कि जो गाजी मलिक थे, गाजी मलिक जो थे इसी के समय में भी एक प्रसिद्ध सूफी संत रहे, सूफी संत रहे, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। तो क्वेश्चन आता है कि जो प्रसिद्ध सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, ये किनके समय में थे? तो प्रमुख सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया, ये गयासुद्दीन तुगलक के समय में थे, और गयासुद्दीन तुगलक से इनके मतभेद थे। आ गया समझ में? ये समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि इधर जिसका शासन चल रहा है, इधर कोई जो शासक है उसको कहते हैं समकालीन, है ना? बराबर में इसका शासन काल चलता है उसको कहते हैं समकालीन। तो ऐसे ही आपसे पूछेगा कि ये जो प्रमुख सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, ये किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। आ गया समझ में? ये ध्यान रखना, हो गया? जिससे भी आगे नाम आएगा, तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी, नाम सुना तुलसीदास जी का? किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो जब अकबर का शासनकाल चल रहा था तब उनके समय प्रसिद्ध कौन थे? तुलसीदास जी थे। ध्यान, ठीक है? तो तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। ऐसे क्या कुछ विद्वान रहे जो समकालीन रहे, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो आ गया। तो निजामुद्दीन औलिया प्रमुख सूफी संत थे, और ये किसके समकालीन थे? तो ये गाजी मलिक जो गयासुद्दीन तुगलक था उनके समकालीन थे, और इनसे इनके क्या थे? मतभेद थे। मतभेद का मतलब होता है जिनसे विचार नहीं मिलते थे उसको मतभेद कहते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आता है कि जो निजामुद्दीन औलिया था इनका किस शासक से मतभेद थे? गाजी मलिक। हो गया क्लियर? ठीक है, चलो। इसके बाद मैंने बताया था गाजी मलिक के बारे में, क्या बताया था, इसके कार्य बता दिए थे। इसके बाद बताया था कि 1325 में, तो 1324 में कहाँ गए थे? गाजी मलिक बंगाल विजय अभियान में गए थे, और 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटे थे। तो 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम था जूना खां। क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था जूना खां, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा है। तो अपने पुत्र जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में प्रवेश करते ही क्या हुआ? लकड़ी का महल इनको मिल गया, ठीक है? जैसे कि आए तो आते से क्या हुआ कि हाथी घोड़े इनकी दहाड़ से जो लकड़ी का महल था जैसे प्रवेश करा तो वैसे महल क्या हो गया? इनके ऊपर गिर गया, और महल गिरने से दबकर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि शासक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी, तो किसकी हुई थी? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। तो ठीक है, तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु महल में दबकर हुई थी, ठीक है? तो ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा? गाजी मलिक के बारे में, ये दो चीजें बताइए, ठीक है? चलो, इसके बाद अगला देखना, गाजी मलिक के बाद गाजी मलिक की मृत्यु हुई तो ये दूसरा शासक कौन आता है ना? तो गाजी की बाद अगला जो शासक आता है ये अपन ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक, सही है? चलो, फिर 1325 से भी है 1351 तक ही पढ़ रहे थे अपन लास्ट में, 1325 से 1351 तक, है ना? ये ध्यान। तो अब इसकी बात होती भी है कि जो ये कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जो किसके बाद आया था? ये गाजी मलिक के बाद आया था। तो सबसे पहले आता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक जूना खां। ये जूना खां को भी जूना खां भी कहा जाता है, एक ही बात है ना? जूना खां बोलो या जूना खां, एक ही बात। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसका वास्तविक नाम जूना खां, ये जूना खां इसका वास्तविक नाम। फिर मैंने बताया था ये 1325 में, तो 1325 में अपने पिता गाजी मलिक के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि जूना खां जो था क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था, ये बताया था। इसके बाद बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्या बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, योग्य और विद्वान शासक था, है ना? क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा रहे उन सभी राजाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। योग्य कौन था? भी पढ़ा लिखा तो योग्य कराया, ठीक है? तो योग्य था, योग्य के अलावा महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी मतलब होता है जो बड़ी सोच रखता था, बड़ा सोचता था, ठीक है? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ये बताया मैंने आपको, ठीक है? इसके बाद मैंने बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये अपनी योजनाओं में सबसे ज्यादा असफल रहा है, ठीक है? तो कौन शासक था जो अपनी योजनाओं में सबसे ज्यादा बार असफल रहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? सबसे ज्यादा असफल रहा ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो सबसे ज्यादा असफल रहा? जो भी इसने कार्य करे सब में असफल रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसलिए भी इसको असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, बताया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको क्या कहता है? असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा असफल रहा है। जो भी कार्य करे कि कार्य सही थे लेकिन हुई नहीं इसके कार्य, ठीक है? तो इसको क्या कहता है? असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, ये अपने देखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके समय में इसने क्या क्या कार्य करे थे, भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय के कार्य, तो कार्य कब से कब तक तो ये शासक रहा? 1325 से 1351। तो 1325 से 1351 के बीच जो भी घटना होगी वो इसके समय की होगी,
तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय के क्या क्या कार्य थे। तो भैया पहला शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। किसी मुद्रा, तो क्वेश्चन आता है ये सांकेतिक, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। पहला शासक कौन था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई? पहला शासक कौन था भी जिसने चमड़े के सिक्के जारी करे? तो चमड़े के सिक्के जारी करने वाला भी पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद बताया था भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया? तो दिल्ली से देवगिरी। तो क्वेश्चन पूछा था, इंपोर्टेंट है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर गया? और देवगिरी हिंदी वर्ड था, तो देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद नाम रखा। या दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित करी? तो भी एक ही बात है। हो गया क्लियर? तो अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दिल्ली से देवगिरी ले गया था। और देवगिरी का नाम बदल के रखा था दौलताबाद रखा था, क्योंकि देवगिरी हिंदू वर्ड था, मुस्लिम था, तो इसने देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया था? दौलताबाद रखा था। ये बताया था। तो दिल्ली सल्तनत की कितनी राजधानी पढ़ ली आपने? कितनी पढ़ ली? 3 पढ़ ली। तीसरी कौन सी पढ़ ली? लाहौर। लाहौर किसके समय में थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन कैसे आया था? क्वेश्चन आया था कि हम की जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी है इनको व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करो। 4 ऑप्शन है कि लाहौर, इधर शासक का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो लाहौर किसके समय में थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में थी। लाहौर से दिल्ली लेकर आया इल्तुतमिश। फिर दिल्ली से भी किलो खरी को बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, सही है। फिर इसके बाद भी दिल्ली से राजधानी देवगिरी किसने बनाई? आ रहा है समझ में? तो किसने बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और देवगिरी बोलो या दौलताबाद रखो भी एक ही नाम है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे भी है या तो देवगिरी लिखा हुआ है और एक जगह पे दौलताबाद लिखा हुआ है, तो अलग अलग है क्या? तो अलग नहीं, एक ही है ना। राजधानी उसने कहा ले गया? दिल्ली से देवगिरी ले गया, लेकिन देवगिरी कैसा वर्ड था? हिंदू वर्ड था, है ना। और ये कैसा शासक था? मुस्लिम शासक था, तो इसने देवगिरी का नाम बदल करके रख दिया था दौलताबाद। आ गया लॉजिक समझ में? बस ये चीज है ना, ये बताया। इसके बाद मैंने बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, इसने क्या करा था? तो इसने दोआब कर में वृद्धि करी थी। क्या करी थी? दोआब कर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं पूछा था कि दोआब कर में किस शासक ने वृद्धि करी थी? तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी 1325 से 1327 में, है ना। दोआब कर क्या होता था? तो कल मैंने आपको समझाया। दोआब कर क्या होता है कि जो भी नदी होती है ना, जो भी क्या होती है, दोआब कर का मतलब क्या होता है? तो ये दोआब कर का मतलब होता है कि जो भी नदी होती है, ठीक है, तो नदी के पास का जो क्षेत्र होता है, जो भी नदी होती है, जैसे नदी है ना, तो नदी के पास का जो क्षेत्र होता है कि इसको दोआब क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो नदियों के पास का क्षेत्र जो होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि दोआब क्षेत्र। अब दोआब क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जिस भी क्षेत्र के पास में से नदी आती है वो क्षेत्र क्या होता है कि दूसरे की तुलना में क्या होता है? थोड़ा ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ? मैंने बताया था कि 2 किसान चले गए, एक जिसके पास बंजर भूमि थी और एक जिसके पास क्या था? दोआब जमीन थी। तो गए कि जो बंजर भूमि उससे भी उत्तर कर ले रहे, जिसके बाद दोआब क्षेत्र भी उससे भी उत्तर ले रहे। तो पढ़ा लिखा था, अब पढ़ा लिखा था, तो इसने कहा सही बात है, एक से तो गलत हो रहा है कि उसके बाद तो जमीन ही बंजर भूमि उससे भी उतना टैक्स ले रहे, तो जिसके पास उपजाऊ भूमि उससे भी ले रहे। तो उसने क्या करा? तो इसने जो बंजर भूमि थी उससे भी टैक्स लेना कम कर दिया, है ना, नहीं के बराबर टैक्स लेना शुरू करा। और क्या कहा गया कि जो दोआब क्षेत्र है, जिसका भी क्षेत्र नदी के पास है, जिसकी भी जमीन नदी के पास है, तो उससे अतिरिक्त मात्रा में टैक्स लिया जाएगा। तो दोआब क्षेत्र में इसने क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी। लेकिन मैंने कहा इसकी किस्मत खराब थी। जैसे इसने दोआब क्षेत्र में वृद्धि करी तो कहा गया कि 2-3 साल तक पानी नहीं गिरा क्षेत्र में। अब पानी नहीं गिरा तो यहाँ जो भी किसान थे, अब नदी पानी नहीं गिरा तो नदी पानी नहीं, और नदी पानी तो आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सूख गया तो ये किसान भी पहुंच गए कि हमारा तो पानी नहीं गिरा, तो एक क्षेत्र भी दोआब कर वृद्धि तो इसने करी थी, लेकिन इस वृद्धि को उसको क्या करना पड़ा था? वापस लेना पड़ गया। क्यों लेना पड़ गया था? आगे क्या समझ में? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कार्य है ना। कार्य तो इसने किए लेकिन कार्य में सफल नहीं हुआ, तभी तो अपन इसको असफलता को भाषा कह रहे हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपने शासनकाल में कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नए कृषि विभाग की स्थापना करी थी, जिसका नाम था अमीर कोही। ये तो क्वेश्चन आता है अमीर कोही क्या था? तो अमीर कोही एक कृषि विभाग था। क्या था ये? तो अमीर कोही कृषि विभाग था, जो किसने बनवाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया। तो क्वेश्चन आता है कि अमीर कोही क्या था? तो अमीर कोही क्या था? कि कृषि विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अमीर कोही क्या था? कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय के कुछ कार्य बताए थे। इसके बाद मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसके कुछ उपनाम थे। क्या क्या नाम से जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ उपनाम थे। तो ये इसको रक्त पिपासु, है ना, रक्त का प्यासा, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, स्वप्नशील का मतलब होता है जो उच्च सोच रखने वाला, और पागल, ये इसकी उपाधियां थी। ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या नाम से जानता है? तो रक्त पिपासु, स्वप्नशील या पागल किस शासक के नाम, किस शासक के उपनाम थे ये? तो किसके शासक के उपनाम थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, ये ध्यान। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके शासनकाल में सन 1333 में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में
एक अफ्रीकी यात्री आया था, ठीक है, एक अफ्रीकी यात्री, ठीक है। तो 1333 में एक अफ्रीकी यात्री जो कहाँ का था, जो मोरक्को देश का था। कहाँ का था? मोरक्को। अफ्रीकी देश का नाम है क्या? मोरक्को, है ना, ध्यान रखना। तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री जो कहाँ का था, जो मोरक्को देश का था, जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? जिसका नाम था इब्न बतूता। क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है, ये किस यात्री ने यात्रा करी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में अफ्रीकी यात्री मोरक्को देश का इब्न बतूता आया था, ठीक है। और इब्न बतूता ने पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था रेहला। तो क्वेश्चन आता है कि रेहला पुस्तक की रचयिता कौन है? तो रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो रेहला पुस्तक जो लिखी है ये इब्न बतूता ने लिखी है। हो गया क्लियर? और इसी पुस्तक से हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो इसी पुस्तक से हमको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके बारे में जानकारी भी कहाँ से मिलती है हमको? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो इसी पुस्तक से मिलती है। हो गया क्लियर? क्वेश्चन आते हैं कि इंपोर्टेंट जो भी बता रहा हूँ, यहीं से 3-4 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या बनते हैं? कुछ नहीं, यहीं से बनते। क्वेश्चन आता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके शासनकाल में जो इब्न बतूता यात्री आया था वो किस वर्ष आया था? 1333 में। क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में जो अफ्रीकी यात्री आया था इब्न बतूता, वो किस देश का यात्री? तो अफ्रीकी यात्री भी अफ्रीका में कहाँ का था? मोरक्को देश का था। अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप पे 50 देश आते हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप पे 54 देश आते हैं, ठीक है। ऐसे आगे समझ में। फिर आता है कि क्वेश्चन की 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो मोरक्को देश से भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला पुस्तक। और इस पुस्तक से हमको किसके शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमको जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? इस पुस्तक से। इसके बाद ये भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको 1342 में, ठीक है, 1342 में अपना राजदूत बनाकर कहाँ पहुंचाया था? बताया था नहीं बताया था? हाँ, तो भी अपना राजदूत बनाकर कहाँ पहुंचाया था? इसको चीन भेजा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था? इब्न बतूता। ये इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश भेजा था? 4 ऑप्शन रहेंगे कि उसको चीन भेजा। हो गया क्लियर? ये सीधा है, ठीक है। चलो यही तक पढ़ाया था, लास्ट में पढ़ा था। आगे आगे यहाँ तक समझ में, यहाँ तक तो नहीं आया कि कुछ पूछना हो यार होना चाहिए जो बता रहा हूँ, और इंटरेस्ट तो भी पढ़ना पड़ेगा, तो कोई बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं होता, है ना। ये ध्यान रखना, तो इंटरेस्ट तो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो और इसके बाद अगला पॉइंट लिख लो। इसमें यहाँ तक का भी व्यवस्थित बता दिया था, एक बार समझा भी दिया, ये चीजें दिमाग में रखनी है ना। चलो अब इसके बाद अगला लिख लेना। ये लिखाया था लास्ट में, क्या पॉइंट लिखा था? ये लिखा था। चलो अब इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना, इंपोर्टेंट है जो भी लिखा रहा हूं इंपोर्टेंट। अगला पॉइंट लिखना, लिखो सन 1300, लिखो सन 1336 में, सन 1336 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे लगा रखना, है ना। लिखो सन 1336 में लिखना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही। तो सन 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही, लिखो सन 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही लिखना। दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही लिखना। दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में लिखना हरियर और बुक्का नामक, हरियर और बुक्का नामक दो सज्ञ भाइयों ने, है ना, हरियर और बुक्का नामक दो सज्ञ भाइयों ने, हरियर तथा बुक्का नामक दो सज्ञ भाइयों ने लिखना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होती है 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का, ये दो सज्ञ भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। दक्षिण भारत का भी पावरफुल साम्राज्य रहता है विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते कैसे भी है, सुनना बात को, क्या स्टोरी होती है, स्टोरी समझना। दक्षिण भारत इधर मान लो कि इधर का था, तो मैंने आपको चीज बताई थी, अपन ने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी। तब मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करा था। तो अगर पहले भी दिल्ली दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक होता अलाउद्दीन खिलजी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करा था, तो तब दक्षिण भारत पर आक्रमण करने गया था, जब उस समय दक्षिण भारत के राजा थे जिसका नाम था रुद्रदामन तृतीय। कौन नाम था? सुन लो क्या वाला, रुद्रदामन तृतीय एक राजा था। इसके शासनकाल में कौन गया था? मलिक कफूर ने आक्रमण करने गया था, ये बताया था मैंने आपको। अब रुद्रदामन तृतीय जो था, इसी के दो सेनापति थे, इसका नाम था हरियर बुक्का।
हरि और बुक्का कौन थे? हरि और बुक्का जो थे ये दक्षिण भारत की थे भी पहले, और जो दक्षिण भारत का राजा था रुद्रदामन तृतीय, उसके क्या थे? सेनापति थे। तो जब मलिक कफूर इनसे युद्ध लड़ता है, तो युद्ध लड़ने के बाद क्या करता है, जब रुद्रदामन तृतीय को हराता है, तो इन दोनों हरि और बुक्का को दोनों कहाँ लिया था? यहाँ लिया था दिल्ली। तो किसके शासनकाल में दिल्ली आ गए थे? हरि और बुक्का जो थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली आ गए थे तो दक्षिण भारत के थे, सेनापति थे, दोनों भाई सेनापति थे राजा के, है ना। लेकिन युद्ध लड़ने के बाद राजा को पराजित करता है, दोनों सेनापति को उठा के दिल्ली ले आता है ना। दोनों युद्ध के सेनापति थे, ठीक है, तो दोनों को दिल्ली ले आया। अब दिल्ली रहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश के समय में रहते हैं, गाजी मलिक के समय में रहते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी रहते हैं। हो गया क्लियर? ये ध्यान। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था, इसके समय में क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चलता है, इसके समय में दक्षिण भारत पे होता है विद्रोह। क्या होता है? आक्रमण होता है। तो जब दक्षिण भारत पर आक्रमण होते हैं, तो ये किसको बचाता है? मोहम्मद बिन तुगलक हरि और बुक्का को बचाता है। क्या बचाता है? कि हरि और बुक्का को जब दक्षिण भारत पर आक्रमण होता है, तो इस आक्रमण को रोकने के लिए किसको बचाता है? हरि और बुक्का को बचाता है कि तुम जाओ भैया, दक्षिण भारत में आक्रमण हो रहा है। इनको क्यों भेजा? इनको इसलिए भेजा क्योंकि वहीं के थे, अनुभवी लोग हैं, पता है कि इनको किस क्षेत्र में आक्रमण हुआ होगा, किसे रोकना है विद्रोह, तो भी इन दोनों को बचाता है। और ये भी कहता है कि भैया तुम जा रहे हो तो भैया आके विद्रोह को दबा के आ मत जाना, थोड़े समय में ही ना पता चला कि यहाँ विद्रोह हुआ, आपने क्या करा? विद्रोह को रोका, फिर वापस आ गए, फिर पता चला कि वापस युद्ध हुआ। तो इनसे कहा कि 2-3 महीने रुक के आना। तो हरि और बुक्का क्या कहते हैं? तो हरि बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहाँ जाते हैं? दक्षिण भारत में जाते हैं। दक्षिण भारत में गए, विद्रोह को रोका, 2-3 महीने भी यहीं रहे। अब 2-3 महीने यहीं रहते हैं, तो यही इनकी क्या होती है? सुन लेना, हरि और बुक्का की इनके गुरु रहते हैं, है ना, इनके गुरु रहते हैं, ठीक है। विजय रघुवाचार्य गुरु का नाम था, वो इनके गुरु थे। गुरु से इनकी मुलाकात होती, तो गुरु से पूरा चीज बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो बोला तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी। तो इनके गुरु कहते हैं कि वहां का चलेगा, तुम तो भी दक्षिण भारत की हो, ये रहो भी। तो उनके अपने गुरु के आदेश पर भी जो हरि और बुक्का रहते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर दक्षिण भारत में तो आ गए थे विद्रोह को रोकने, लेकिन वापस नहीं आते और दक्षिण भारत में किस वंश की स्थापना कर देते हैं? विजयनगर। आया लोग समझने की ये क्या था, कौन थे ये, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा भी दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कहता है कि मोहम्मद बिन किसके शासनकाल में हरि और बुक्का ये दोनों सगे भाई थे, ठीक है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य अलग टॉपिक है, ठीक है। ये तो केवल यहाँ इसलिए बताया क्योंकि यहाँ इसके शासनकाल में स्थापना होती है, ठीक है। अब ये घटना हुई, तभी एक और व्यक्ति था, ये सुन लेना, वो भी दक्षिण भारत में था, है ना, जिसका नाम था, सुन लेना, हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। एक शासक था, एक और था भी, ये भी सेनापति था, ये भी दक्षिण भारत का था। अब हुआ क्या? हसन गंगू, है ना, जैसे हरि और बुक्का गए तो वापस ही नहीं आए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ नहीं कर पाया, चलेगा दक्षिण भारत, तो इनको लाने के लिए भी कुछ नहीं करा। तो वैसे एक और था जिसका नाम था हसन गंगू, इसको भी क्या कहा गया था कि ये भी काका था, तो ये भी दक्षिण भारत का था, और इसको भी क्या कहा गया था कि इसको भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा लाया गया था, दिल्ली लाया गया था। तो इसने कहा दिया जब वो दोनों चलेगा तो मैं क्यों रुकूं भी, सही है। तो ये भी क्या करता है? ये भी चलाया था, और ये भी दक्षिण भारत में नए साम्राज्य की स्थापना कर देता है, इसका नाम है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य नाम है, क्या ना, सब बताऊंगा क्या होती है, तो खाली जाना। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी किसके शासनकाल में हुई थी? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसने करी थी? हसन गंगू ने करी थी। तो नीचे अगला पॉइंट करके ही लिख लो, ये तो लिख लिया विजयनगर का। अब नीचे अगला पॉइंट करके लिख लेना, सन 1347 में, सन 1347 में, सन 1347 में लिखना, सन 1347 में लिखो, सन 1347 में लिखना, हसन गंगू ने, ठीक है, सन 1347 में लिखना, सन 1347 में लिखना, हसन गंगू ने लिखना दक्षिण भारत में, हसन गंगू ने लिखना कि दक्षिण भारत में, सन 1347 में हसन गंगू ने दक्षिण भारत में लिखो एक नए साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना किसने करी थी? तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो हसन गंगू ने करी थी। ये दोनों ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, 1336 में, 1347 में। हो गया क्लियर? चलो ये हो गया कंप्लीट, है ना। इसके बाद ये लिखा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने धार का किला बनवाया था, लिखा गया था। तो क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का निर्माण कार्य क्या था? धार का किला। तो मध्य प्रदेश का जिला है धार, है ना। तो जो धार का किला है ये किसने बनवाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने।
और मंसूर का किला अलाउ की खिलजी ने, है ना, ये बता रखा है। ठीक है क्लियर। चलो और क्या बच रहा है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है चलो बस अब लास्ट पॉइंट करके लिख लो। शासन काल क्या बताया मोहम्मद बिन तुगलक का, 1325 से 1351। तो लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें, लिखो सन 1351 में, लिखो सन 1351 में, लास्ट में सन 1351 में लिखना, सिंध जाते समय, सिंध जाते समय सन 1351 में सिंध जाते समय लिखना, थत्ता जगह का नाम था, ता इता, थत्ता के निकट था ता इटा ता, हाँ टमाटर वाला थट्टा, है ना, जगह का नाम थट्टा। तो 1351 में सिंध जाते समय थत्ता के निकट लिख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, थत्ता के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। पूछ लिया आता है ना कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 1351 में सिंध जाते समय थत्ता में हुई थी। ठीक है चलो बस जो भी पॉइंट बताए कि ध्यान रखना। ठीक है चलो तो देखो तुगलक वंश पढ़ रही है, दो पढ़ा दिए मैंने, एक पढ़ा गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद पढ़ा अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था जूना का है, जूना का वास्तविक नाम, ये शासन करता है 1351 तक। अब इसके बाद जो तीसरा शासक है उसका नाम लिख लो, तीसरे शासक का नाम लिख लेना कि फिरोज शाह तुगलक। अगला कौन आता है, अगला फिरोज शाह तुगलक। ठीक है तो तुगलक वंश का भी ये तीसरा शासक है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ये कब से कब तक रहेगा, ये 1351 से 51 से 1388 डबल 8। ठीक है फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक किसने शासन करा था, फिरोज शाह तुगलक ने। हो गया क्लियर। तीसरा इंडिया शासक पहला गाजी मलिक था, गयासुद्दीन तुगलक आया, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था ये लिख लो इसमें पहला, हां तो इसमें पहला पॉइंट करके लिख लेना फिरोज शाह तुगलक के बारे में, पहला पॉइंट करके लिखना, लिखो फिरोज शाह तुगलक, लिखो फिरोज शाह तुगलक, लिखो फिरोज शाह तुगलक, लिखना फिरोज शाह तुगलक, लिखो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का ठीक है फिरोज शाह तुगलक लिख लिया। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। आ गया भैया समझ में कौन था ये, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था कि इससे पहले जो शासक था उसी का चचेरा भाई था, ये चाचा का लड़का चचेरा भाई कहलाता है। ठीक है तो इसका क्या था, ये चचेरा भाई था, लिख लिया। चलो और दूसरा पॉइंट लिख लेना, लिखो फिरोज शाह तुगलक, लिखो फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट पहली बात तो कौन था भी इसका चचेरा भाई, पुत्र नहीं था ना, ध्यान रखना। जैसे गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र कौन था भी मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था है ना फिरोज शाह तुगलक। अगला लिखना, लिखो फिरोज शाह तुगलक, लिखना दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने, लिखो फिरोज शाह तुगलक, लिखो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक है लिख लिया। तो क्या बात कर रही है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने क्या करा था, अपना 2 बार राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का मतलब होता है कि गद्दी पर बैठना, है ना, शाही राज्याभिषेक होता है। तो 2 बार पहला शासक था इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, है ना। तो नीचे करके लिख देना, लिखो लिखो पहला राज्याभिषेक करके लिखो, पहला राज्याभिषेक। ठीक है 2 बार हुआ, तो पहले की बात कर लेते हैं। तो पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो लिखो पहला राज्याभिषेक, लिखो लिखो पहला राज्याभिषेक करके लिखना कहाँ हुआ था, तो पहला राज्याभिषेक करके लिखना, लिखो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय। तो पहला राज्याभिषेक इसने कहाँ करवाया था, तो पहला इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था, पहला राज्याभिषेक इसका कहाँ हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय थत्ता के निकट। ठीक है थत्ता के निकट। तो भी ऐसा कहा जाता है कि जब थत्ता के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी तो ये उसी के साथ था भी वहीं पर। तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती तो ये अपने आप को क्या करता था कि अगला शासक नियुक्त कर देता, तो वहां पर अपना राज्याभिषेक कराता है, लेकिन विधिवत रूप से नहीं होता है कि रास्ते में हुआ राज्याभिषेक, है ना। फिर दूसरा लिख लेना, दूसरा राज्याभिषेक क्या होता है इसका। ठीक है तो दूसरा राज्याभिषेक जो करवाता है, ठीक है चलो तो दूसरा राज्याभिषेक लिखना, लिखो दूसरा अभिषेक लिखना, लिखो
दिल्ली लौटकर, दिल्ली लौटकर, दिल्ली लौटकर, दिल्ली लौटकर लिखना पुनः, पुनः, ठीक है, दिल्ली लौटकर लिखना पुनः विधिवत तरीके से, विधिवत तरीके से, ठीक है, विधिवत तरीके से लिख लेना, शाही राज्याभिषेक करवाता है, विधिवत तरीके से शाही राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है, हो गया क्लियर। तो इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, एक बार तो क्या करवाया था जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है उसी स्थान पर था, तो वापस इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। फिर क्या होता है कि वापस आया दिल्ली, तो वापस क्या करता है कि राज्याभिषेक वापस करवाता है, 2 बार करवाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक आगे शासक आएगा तो मुगल में अलग होता है, लेकिन आपको कह दिया केवल कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो होता फिरोज शाह तुगलक 2 बार। एक बार क्या करा था कि पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था इसका, ठट्टा के निकट जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी, दूसरा दिल्ली में करवाया था इसने, 2 बार हुआ कि नहीं हुआ राज्याभिषेक, तो ध्यान रखना 2 बार राज्याभिषेक करवाया। अगला लिखना इसके बाद, ठीक है। चलो अगला लिखना फिरोज शाह तुगलक के बारे में, अगला पॉइंट करके लिखना, लिखो फिरोज शाह तुगलक, लिखो अगला पॉइंट लिखना फिरोज शाह तुगलक, अगला लिखो फिरोज शाह तुगलक लिखना धार्मिक प्रवृत्ति से, फिरोज शाह तुगलक धार्मिक प्रवृत्ति से, है ना, फिरोज शाह तुगलक लिखना भी धार्मिक प्रवृत्ति से असहिष्णु था, असहिष्णु था, ठीक है। तो धार्मिक प्रवृत्ति से कैसा था ये असहिष्णु, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो धार्मिक मैंने कितने भी धार्मिक प्रवृत्ति से सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका विशेष रूप से उसका कोई ना कोई धर्म होगा, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी उसमें क्या रहती है आदर भाव रहता है, उसको कहते हैं सहिष्णु, आ गया। लेकिन अब होता है असहिष्णु, असहिष्णु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका किसी विशेष रूप से धर्म तो है, लेकिन केवल वो क्या करता है कि अपने धर्म को बढ़ावा देता है, दूसरे धर्म के प्रति भी उसमें कोई भाव नहीं है, तो उसको कहते हैं पर असहिष्णु, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था धार्मिक प्रवृत्ति से कैसा था, असहिष्णु था। अब असहिष्णु था तो इसके प्रमाण हमको कैसे मिलते हैं कि यह धार्मिक प्रवृत्ति से असहिष्णु था, है ना, ये तो दिया भी है मैंने कि फिरोज शाह तुगलक धार्मिक प्रवृत्ति से कैसा था, असहिष्णु था, हो गया क्लियर। तो इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं कि हमें अपन कैसे बताएं कि यह धार्मिक प्रवृत्ति से असहिष्णु था, तो नीचे करके लिखना, नीचे लिखना, लिखो सन 1353 में, लिखो सन 1353 में, है ना, लिखो सन 1353 में, शासक का बना गया 1351 में। अगला पॉइंट लिखना, देखो सन 1353 में, 1353 में जाजनगर, इसकी बात हो रही जाजनगर, जाजनगर भी जगह का नाम था, इसका वर्तमान में नाम है उड़ीसा, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या मिलता है, जाजनगर मिलता है, ध्यान रखना, है ना। तो लिखना सन 1353 में, लिखो सन 1353 में जाजनगर, है ना, जाजनगर किसका नाम है, उड़ीसा, तो प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या मिलता है, जाजनगर। तो लिखना सन 1300 क्या बोला, हाँ सन 1353 में लिखना जाजनगर, लिखो उड़ीसा में, लिखो विश्व प्रसिद्ध, लिखो उड़ीसा में लिखना विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी के मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उड़ीसा में भी विश्व प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर, सुना नहीं सुना के नाम, ठीक है। तो कहां पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में, है ना। तो लिखना सन 1353 में फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था, तो सन 1353 में फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा पर क्या करा था, आक्रमण करके, है ना, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी के मंदिर को क्या करा था, ध्वस्त करने का कार्य करा। ध्वस्त का मतलब होता है विनाश करना, हो गया क्लियर। ये क्वेश्चन आता है कि भैया उड़ीसा का जो प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी का मंदिर है इसको ध्वस्त करने का कार्य किसने करा था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसी के गुजरात का सोमनाथ मंदिर था उसको किसने करा था, महमूद गजनवी ने, तो वो भी धार्मिक प्रवृत्ति से भी असहिष्णु था, मूर्ति को तोड़ा था उसने, सही है। चलो इसके बाद अगला लिखना, एक प्रमाण तो ये मिलता है कि आ गया, अगला को लिखना, लिखो दूसरा, लिखो सन 1360 में, लिखना सन 1360 में, अगला सन 1360 में, है ना, लिखो सन 1360 में नगर कोट में स्थित, नगर कोट जगह का नाम था, वर्तमान पाकिस्तान में आता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं, आप तो केवल ध्यान रखो। सन 1360 में इसने क्या करा था, तो सन 1360 में नगर कोट में स्थित, नगर कोट में स्थित लिखना ज्वालामुखी मंदिर, कौन सा मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर का नाम है ये ज्वालामुखी मंदिर, तो लिखना सन 1360 में नगर कोट में स्थित, सन 1360 में नगर कोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर की, लिखना ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय भवन में, ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय भवन की लाइब्रेरी, ये तो कहते हैं पुस्तकालय भवन, मंदिर की भी पुस्तकालय भवन, जहाँ पर क्या होता है कि हिंदुओं के धर्मी ग्रंथ रहे होंगे, ये होता है
तो सन 1360 में इसने क्या करा था, तो नगरकोटे में स्थित ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय भवन में लिखना, आग लगा दी। ठीक है, तो ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय भवन में इसने क्या कर दी थी, आग लगा दी थी, है ना। आगे लिखना, पुस्तकालय भवन में इसने क्या कर दी थी, आग लगा दी थी। आगे लिखना, लिखो जिससे, लिखो आग लगा दी थी। आगे लिखना है जिससे, लिखो 1300 से अधिक, 1300 से अधिक आग लगा दी थी, जिससे 1300 से अधिक हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ, है ना, 1300 से अधिक, जिससे 1300 से अधिक, है ना, जिससे 1300 से अधिक हिंदुओं के, ठीक है, 1300 से अधिक हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ लिख लेना, जलकर क्या हो गए थे, राख हो गए थे। धार्मिक ग्रंथ जलकर क्या हो गए थे, राख हो गए थे। ये क्वेश्चन पूछा था कि शासक ने अपने शासनकाल में भी, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय भवन में इसने क्या कर दी थी, आग लगा दी थी। हो गया, जिससे क्या हुआ था कि 1300 से अधिक जो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ थे तो वो क्या हो गए थे, जलकर राख हो गए थे। तो इससे भी क्या प्रमाण मिलता है कि धार्मिक प्रवृत्ति से कैसा था ये, असहिष्णुता। सही है, ये ध्यान रखना। ऐसा कैसी था भी बख्तियार खिलजी, कौन था बख्तियार खिलजी, क्या नाम पढ़ाया था, इसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था भी है। उसने क्या करा था, तो उसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी उस समय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, है ना। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो कौन सी शिक्षा का, बौद्ध शिक्षा का, या बौद्ध धर्म का क्या था, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था, है ना। जहाँ से भी विदेशों से भी आकर भारत में, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करते थे, पाइया जो भी रहे, है ना, बहुत सारे चीनी यात्री, उन्होंने भी क्या करा भारत में, ठीक है, ये ध्यान। तो इसी क्या करा था इसने, नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर था उसकी, ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय भवन में आग लगा दी थी, ठीक है, जिससे 1300 से अधिक हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जलकर क्या हो गए थे, राख हो गए। आ रहा है समझ में, तो धार्मिक प्रमाण से असहिष्णु कैसा था, ये प्रमाण मिलते हैं। अब अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो, ये तो हो गए थे दो प्रमाण, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद और भी मिलेंगे भी आगे प्रमाण। अगला लिखना, लिखो फिरोज शाह तुगलक ने, लिखो फिरोज शाह तुगलक ने, लिखो फिरोज शाह तुगलक ने, लिखो फिरोज शाह तुगलक ने लिखना अपने शासनकाल में लगने वाले, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में लगने वाले 24 प्रकार के करों को समाप्त कर, 24 प्रकार के अपने शासनकाल में लगने वाले, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में लगने वाले 24 प्रकार के करों को समाप्त कर, 24 प्रकार के करों को समाप्त कर लिखना भी, केवल लिखना, केवल 4 नए प्रकार के कर लगाए, केवल 4 नए प्रकार के कर लगाए। तो क्वेश्चन आता है कि शासक ने अपने शासनकाल में लगने वाले 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया, और 24 प्रकार के करों को हटा के कितने प्रकार का लगा दिए, केवल 4 प्रकार के नए कर लगाए। हो गया क्लियर। तो ये 4 नए कर कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 नए कर कौन कौन से इसने लगाए थे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ लिख रहा हूँ कर और कर का संबंध, है ना, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ध्यान से सुनना। एक कर था इसका नाम था खराज कर। कैसा कर था, खराज कर, खराज। हाँ भैया, कैसी भाषा है, फारसी भाषा है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की भाषा कैसी थी, फारसी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो फिरोज शाह तुगलक ने खराज कर किस प्रकार का कर था, ऐसे आता है। तो खराज कर क्या था, तो खराज कर का जाता है लगान था। क्या था ये, लगान। खराज किस प्रकार का कर था, तो खराज एक प्रकार का लगान कर था। कैसा था, अब आ गया समझ में, लगान। लगान किससे संबंधित होता है, लगान क्या होता है, तो भैया लगान पिक्चर भी है, अमीर खान की पिक्चर ही सुनी, तो क्या लगता था, कृषि के ऊपर का लगता था, उसको कहते हैं लगान कर। तो लगान क्या होता है भैया, तो लगान जो होता है कृषि पर, लिख लेना, कृषि पर, ठीक है, लगने वाला कर, लगने वाला, कृषि पर लगने वाला कर। ये क्लियर। तो लगान किस प्रकार का कर था, सॉरी खराज जो था किस प्रकार का कर था, तो खराज जो था भी एक प्रकार का लगान कर था, जो किस पर लगता था, कृषि पर लगने वाला कर था, हाँ, कृषि पर जो टैक्स देना पड़ता था भी उसको कहते थे लगान, ठीक है। इसी को क्या नाम से कहते थे, खराज कहते थे। दूसरा होता था खुम्स, खुम्स कर, खुम्स कर, खू आधा माँ और सा के ऊपर राय, है ना, खुम्स कर, ये नाम कर दिया। खुम्स कर क्या होता था, तो इसमें लिखना, लिखो युद्ध में, लिखना युद्ध में, युद्ध में लूटा गया, लिखो युद्ध में लूटा गया धन, ठीक है, युद्ध में लूटा गया धन,
क्या होता था तब ये जब युद्ध होता था, मान लो दो सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध में मान लो कि एक सेना पराजित हुई, तो उस सेना के पास जो भी धन संपदा होता था उसको लूट लिया जाता था, तो उसी को कहा जाता था कि खुम्स कर। तो क्या कैसा कर होता था, युद्ध में लूटा गया माल, अब जितना भी युद्ध में आपने लूटा है तो कुछ तो अपने पास रख लेता था व्यक्ति, बाकी किसको देना पड़ता था, बाकी भी शासक को देना पड़ता था। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा जो भी युद्ध में लूटा वो अपने पास ही रखेगा, उसका कुछ भाग वो रख सकता था, बाकी भाग किसको देना पड़ता था, शासक को देना पड़ता था। तो एक कर होता था। क्वेश्चन ऐसा आता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जो युद्ध में लूटा गया जो धन था उसको क्या नाम से जाता था, उसमें किस प्रकार का लगता था, उसमें लगता था जकात का लगता था, आगे आएगा भी है ना, जकात कराएगा, जकात कराता था, जजिया कराता था, खराज कराता है, खुम्स कराता है, खुम्स कर होता है ना ये धन। तीसरा और इंपॉर्टेंट है भी तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा है जजिया कर। कौन सा कर, जजिया कर। क्या होता था भैया जजिया कर, सुना नाम नहीं सुना कभी, वो तो यात्रा पे अलग लगता था, यात्रा कर पे तो लगता था, उसको तो तीर्थ यात्रा कर कहते हैं वाला भी। जजिया कर क्या होता था, तो जजिया कर जो था ये ध्यान रख लेना, मुस्लिमों को छोड़कर, लिख लो मुस्लिमों को छोड़कर, है ना, लिख लेना। जजिया कर क्या होता था तो उसमें लिख लेना मुस्लिमों को छोड़कर, ठीक है, मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी, मुस्लिमों को छोड़कर लिख लेना बाकी सभी धर्मों से, है ना, लिया जाने वाला, लिया जाने वाला कर, ठीक है, ये ध्यान आ गया क्या समझ में। मतलब जजिया कर क्या था, तो जजिया कर केवल मुस्लिमों को छोड़ दो, मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जो सभी हिंदू है, बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, बाकी जो भी धर्म के लोग हैं उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इससे भी जानकारी मिल रही है धार्मिक प्रवृत्ति से आशीष होता है कि नहीं था, आना भी है, तभी तो इसने क्या करा था, केवल मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी जो भी धर्म के लोग हैं, भले हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी हो, जो भी व्यक्ति हो भी है, उसको अगर मुस्लिम को छोड़कर होए तो उसको कर देना पड़ता था, उसी का नाम था जजिया कर। तो एक क्वेश्चन आता है कि ये जजिया कर को लागू करने वाला पहला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। किसने लागू करा था इसको, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को लागू करा था सबसे पहले, ठीक है। तो जजिया कर की शुरुआत किससे कहां से होती है, तो जजिया कर की जो शुरुआत होती है फिरोज शाह तुगलक से होती है। अब इसके समय से जजिया कर लगना शुरू हो गया, है ना, जो केवल क्या था कि मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सबको देना पड़ता था। तो जजिया कर को किसने शुरू करा था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का समय चलता है कि उसके बाद सैयद वंश चलता है, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है, और लोधी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है। लोधी वंश के बाद मुगल शुरू होता है, मुगल शुरू होता है, मुगल में आता है कि सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर। तो अकबर को इसकी जानकारी लगती है, ठीक है, कि भैया ये एक प्रकार का कर लगता है, उसको भी नहीं पता था, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये एक प्रकार का कर है जो मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जो सभी प्रकार के धर्म, बाकी जो सभी धर्मों के लोगों को कर देना पड़ता है, इतना में जजिया कर। तो जब इसको उसकी जानकारी मिलती है तो कहा जाता है कि जो अकबर था वो धार्मिक प्रवृत्ति सहिष्णु था। कैसा था, सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब होता है कि उसका खुद का तो धर्म था, लेकिन उसने क्या करा, दूसरे धर्म के लोग थे या दूसरे धर्म के जो विद्वान थे उनको भी उसने संरक्षण दे रखी। ऐसा नहीं कि उसके शासनकाल में केवल जो मुस्लिम थे उन्हीं को संरक्षण था, अकबर के शासनकाल में जो भी जैन धर्म के लोग थे उनको भी संरक्षण था। बहुत अलग अलग कुल मिला के दूसरे धर्मों के लोगों को भी इसने क्या करा था, शरण दे रखी, है ना, या दूसरे धर्मों के जो लोग भी थे वो भी शासनकाल में थे। तो जब इसको जानकारी मिलती कि एक प्रकार का कर लग रहा है, ठीक है, जो केवल मुस्लिम को छोड़कर बाकी सबसे ले रहा है, तो इसने कर को बंद कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को बंद किसने करा। देखो जजिया कर को चालू करा फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले, फिर आता है कि जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया, अकबर ने। अकबर के शासनकाल में जजिया कर क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। आगे समझ में, तो जजिया कर को समाप्त किसने करा, अकबर ने। जिससे पता लगता है कि उसके द्वारा कार्य किए गए थे, जिससे पता लगता है कि अकबर धार्मिक प्रवृत्ति से कैसा था, सहिष्णु था। आ रहा समझ में। अकबर के समय बन रहा है, अकबर का पुत्र था जहांगीर, जहांगीर का पुत्र आता है, उसके बाद शाहजहां, शाहजहां तक बन रहता है, फिर शाहजहां का औरंगजेब जो इसी का भाई था, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति से सहिष्णु था, उसने क्या कर दिया, फिर चालू कर दिया। तो फिर क्वेश्चन आता है जजिया कर को पुनः चालू किसने करा था, औरंगजेब। आ रहा है समझ। जजिया कर को चालू करा फिरोज शाह तुगलक ने, जजिया कर को बंद करा अकबर ने, जजिया कर को पुनः शुरू किसने कर दिया, औरंगजेब ने। फिर अंतिम रूप से भी एक शासक आएगा, आगे नाम आएगा, इसका नाम था मोहम्मद शाह, वो अंतिम रूप से क्या कर देता है, जजिया कर को समाप्त करता है। तो आया भी लॉजिक इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जजिया कर क्या था ये बता दिया। जजिया कर की शुरुआत किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद देखो लिख लेना लास्ट जकात कर। एक कर होता था भैया जिसका नाम क्या था, जकात कर। तो जकात कर किस प्रकार का था, तो लिख लेना संपन्न मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, संपन्न मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, है ना, संपन्न मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। मतलब सबसे नहीं लेते थे, जो दे सकते हैं संपन्न मुसलमान है उनसे भी एक प्रकार का कर लिया जाता था, इसका नाम था जकात कर। तो ये तो कर आज भी लगता है कि जो भी विदेश में कंट्री है
जैसे जो भी गल्फ कंट्री होती है, दुबई हो गई, हाँ यूएई हो गई, सऊदी अरब, इराक, ईरान, यहाँ क्या होता है, ये टैक्स फ्री कंट्री, यहाँ टैक्सिंग लेते हैं। आ रहा समझ में? उनकी सरकार के पास इतना पैसा भी हमारी जनता से टैक्सिंग लिया जाता, लेकिन वहाँ क्या होता है आज भी, ठीक है, और अधिकतर कंट्री ऐसी है मुस्लिम कंट्री है, सब कैसे हैं मुस्लिम है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आज भी इनकम पर क्या लिया जाता है, जकात लिया जाता है। जकात का मतलब होता है कि मान लो कि किसी व्यक्ति की इनकम 1000 रुपए कितनी है, अगर कोई व्यक्ति पे महीने के 1000 रुपए कमा रहा है तो उसको 10 रुपए देना। एग्जांपल समझा, अगर कोई व्यक्ति पे 10,000 कमा रहा है, ठीक है, तो उसको भी महीने के 100 रुपए टैक्स देना। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो भी उसको 1000 रुपए का टैक्स देना। तो इस प्रकार का तो भी कर ये आज भी चलता है, ठीक है, लेकिन वो कर किस रूप में लिया जाता है, जकात के रूप में लिया जाता है। आ गया समझ में? तो क्या होता था, चारों कर आ गया समझ में कि नहीं आया? खराज किस प्रकार का करता, खराज था लगा जो भूमि पर देना पड़ता था। खुम्स कहता है युद्ध में लुटा गया माल, जो भी युद्ध होता था उसमें जो भी सेना युद्ध लुटती थी उसमें से कुछ अपना हिस्सा रखती थी, बाकी राजा को देना पड़ता था। उसके बाद जजिया कर, तो जजिया कर क्या था कि केवल मुस्लिमों को छोड़ दो, बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं सबको देना पड़ता था। उसके बाद आता जकात कर, तो जकात कर क्या होता था, केवल संपन्न मुसलमानों से ले जाने वाला कर। आगे क्या समझ में? तो ये 4 प्रकार के कर लगते थे किसके शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा कर था, ये 4 कर, ठीक है। चलो एक चीज और लिख लो, ये ना ये लिख लिया 4 प्रकार के कर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला लिख लेना, लिखो फिरोज शाह तुगलक ने, लिखो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला लिख लेना फिरोज शाह तुगलक ने, लिखना अपने शासनकाल में, लिखो फिरोज शाह तुगलक ने, लिखना अपने शासनकाल में 300 से अधिक नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 300 से अधिक नगरों की स्थापना की। तो क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा जिसने सबसे अधिक नगर बसाया, फिरोज शाह तुगलक। कितने नगरों की, 300 से अधिक नगरों की स्थापना करी थी। ऐसे आ गया समझ में? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 300 से अधिक नगरों की स्थापना की थी, ठीक है, जिनमें से लिख लेना भी प्रमुख नगर। 300 से अधिक नगरों की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। आगे लिख लेना जिनमें से प्रमुख नगर, कौन कौन से भी इनमें से प्रमुख नगर रहे। तो पहला लिख लेना, पहला नगर जौनपुर, एक नगर बसाया था इसने, कौन सा, जौनपुर। तो क्वेश्चन आता है कि जौनपुर नगर की स्थापना सुन लेना, जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके नाम पर थी सुन लेना, तो अपने भाई, ठीक है, क्या नाम था भी इसके भाई का, अपने भाई जोना खा। अभी नाम आया था जोना खा, जोना खा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपने भाई जोना खा की स्मृति में, किसकी याद में बनाया था इसने, तो जोना खा की स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है। तो जौनपुर नगर जो है ये किसकी स्मृति में बनाया गया था, तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना जो है ये किसकी याद में करी थी, अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खा वो तो बताया था, तो इसने क्या करा था, अपने भाई जोना खा की स्मृति में कौन सा नगर बसाया था, जौनपुर नगर। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन आता है जौनपुर नगर किसने बसाया था, तो जौनपुर नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक। किसकी स्मृति में, जोना खा की स्मृति में। दूसरा लिख लेना फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नगर, ठीक है, इसने अपने नाम पर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम पर कौन सा नगर बसाया था, अपने नाम पर फिरोजाबाद नगर। फिरोजाबाद के बाद हो गया अभी फतेहाबाद, है ना, फतेहाबाद नगर, फतेहाबाद हो गया, फतेहपुर नगर। ये सब नगर है कि अधिकतर उत्तर प्रदेश में कहां पर है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर नगर। ये सब अधिकतर इसी के नाम पर है कि देखो फिरोजाबाद, ठीक है, फतेहाबाद, फतेहपुर नगर, है ना, ये सब कहां पर है कि वर्तमान में यूपी में है। वो किसके नाम पर बसे हुए, इसी के नाम पर बसे हुए, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो लिख लेना कि अगला हिसार, हिसार आता है हरियाणा में, वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, सॉरी हाँ फिरोज शाह तुगलक ने। हो गया क्लियर? तो इसके द्वारा कौन कौन से नगर, 300 से अधिक नगरों की स्थापना करी थी, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहपुर, ठीक है, हिसार। इसके बाद नीचे लिख लेना भी एक और इंपॉर्टेंट है, नीचे लिख लेना अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो दिल्ली का प्रसिद्ध, लिखो दिल्ली का प्रसिद्ध, अगला लिखना, लिखो दिल्ली का प्रसिद्ध, लिख लो दिल्ली का प्रसिद्ध, लिखना दिल्ली का प्रसिद्ध, लिखना भी फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम ही है, इसी के नाम पर है। तो लिख लेना दिल्ली का जो प्रसिद्ध फिरोज शाह कोटला, वो लिख रहा हूं, ये देखो कोटला नाम, कोटला स्टेडियम, आगे लिख लेना। तो दिल्ली का प्रसिद्ध फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है, तो दिल्ली का प्रसिद्ध, हाँ, तो दिल्ली का प्रसिद्ध फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है, हो गया क्लियर, का निर्माण भी किसने करवाया था, तो ये भी फिरोज शाह कोटला ने करवाया था, ठीक है। अब नीचे करके लिख लेना भी परिवर्तित नाम, लेकिन अभी चेंज हो गया, ठीक है। पहले नाम था भी इसका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, मैच भी होते थे, नाम आता था, है ना, जो अधिकतर मैच होते थे वो कहाँ होते थे, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में होते थे।
अरे क्रिकेट नहीं परिसर बनाया था, उसको बाद में स्टेडियम के रूप में विकसित करा इसी के नाम पर। अपन ये दोनों का ही क्रिकेट खेलता था, अपन तो बात करें परिसर बनाया था, क्रीड़ा परिषद था, मतलब जो भी दूसरे प्रकार के खेल होते थे उसके लिए स्थान था। उसके बाद में उस स्थान पे क्या बन गया, स्टेडियम बन गया, तो इसके नाम पर। तो क्वेश्चन आता है कि भाई दिल्ली का प्रसिद्ध स्टेडियम जो किसके नाम पर था, किस शासक के नाम पर, फिरोज शाह तुगलक के नाम पर था। ये कह रहे अपन, वो तो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पे बाद में स्टेडियम बना, लेकिन उसी के नाम पर था। अब इसका परिवर्तित नाम क्या है कि लिख लो, नया नाम जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, अब नाम ये नहीं है। आप लिख लेना कि इसका परिवर्तित नाम क्या है, वर्तमान में क्या नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का, तो वर्तमान नाम करके लेना अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। क्या नाम है, अरुण जेटली, है ना, क्रिकेट स्टेडियम। जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये रख दिया गया क्या नाम। और ये अरुण जेटली कौन थे, तो ये भारत के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इन्हीं के नाम पर है।